नाजरीन, सहरा के बीचों बीच जहां रेत के तूफान चलते हैं, वहां छुपा है एक ऐसा राज जो दुनिया को हैरान कर देता है। जी हाँ, अल सल्मी टायर डंप, कुवैत का वो मुकाम जहां तकरीबन 49 मिलियन यूज टायर्स जमा हो चुके हैं। एक काला पहाड़ जो ज़मीन पर बोझ बन चुका है। ये सिर्फ एक लैंडफिल नहीं, बल्कि एक इन्वायरमेंटल नाइटमेयर है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टायर ग्रेवयार्ड का लक़ब हासिल किया है। नाजरीन, इस टाइम जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रही हैं वो बेसिकली स्पेस से ली गई है, और इसमें नज़र आ रहा है कुवैत, एक तेल से माला माल मिडल ईस्टर्न कंट्री। लेकिन जो स्याह धब्बे आप तस्वीर में देख रहे हैं वो तेल के ज़खायर नहीं, ये दरअसल एक बहुत बड़ी लैंडफिल है जो पुराने और इस्तेमाल शुदा टायर से भरी हुई है। इस जगह पर तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख टायर्स फेंके जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा टायर ग्रेवयार्ड बन चुका है। और यही हकीकत इस अमीर ऑयल नेशन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई है। कुवैत के इलाके अलारा में वाक़या अल सल्मी टायर डंप को दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप समझा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 4.25 मिलियन आबादी वाला ये छोटा सा मुल्क इतने ज़्यादा टायर्स एक ही जगह पर कैसे जमा कर पाया, और अब इस मसले का हल क्या है? क्या वाकई इन तमाम टायर्स को रिसाइकल करना मुमकिन है या नहीं? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, दुनिया भर में हर साल 2.7 बिलियन टायर्स तैयार किए जाते हैं, जिनमें से 70% कारों पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि बाकी 30% ट्रकों और दीगर भारी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 बिलियन टायर्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जिनमें से 75% ऐसे लैंडफिल्स में चले जाते हैं, जैसे कि कुवैत का ये मशहूर अल सल्मी टायर डंप। लेकिन ये 49 मिलियन टायर्स एक रात में यहाँ नहीं आए। कुवैत की ये सूरत हाल तकरीबन 17 साल की मुसलसल लापरवाही और टायर डंपिंग का नतीजा है। आजकल मार्केट में दस्तयाब एक नया टायर तकरीबन 60,000 माइल्स तक चलता है, जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर लेता है। दुनिया के कई ममालिक में ऐसे टायर्स को रिसाइकल किया जाता है, लेकिन कुवैत में इन्हें सीधा दुनिया के सबसे बड़े टायर लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। ये लैंडफिल कुवैत के दारुल हुकूमत कुवैत सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर जुनूब के तरफ वाक़या है। कुवैत का ये रिकॉर्ड होल्डिंग डंप साइड तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। नाजरीन, कई सालों तक सोएबिया के रेतले इलाके में बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और इन्हें पुराने टायर से भर दिया गया। मसला उस वक़्त और पेचीदा हो गया जब कुवैत ने दीगर ममालिक को भी इजाज़त देना शुरू कर दी कि वो मामूली फ़ी के बदले अपने यूज़ टायर्स यहाँ डिस्पोज करें। इस फैसले ने कुवैत को एक रीजनल हब में तब्दील कर दिया, जहाँ ना कोई मौसर हल मौजूद था और ना ही कोई रिसाइकलिंग प्लान, सिर्फ एक बड़ा टायर ग्रेवयार्ड। अक्सर औकात ऐसे लैंडफिल्स को शहरों से बाहर बनाया जाता है ताकि इनकी बदबू और आलूदगी करीबी आबादियों पर असर ना डाले। नाजरीन, ये लैंडफिल्स ख़ास किस्म के मटेरियल से लाइन किए जाते हैं ताकि इनके अंदर मौजूद वेस्ट ज़मीन में ना सराहियत करे। मगर इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद लैंडफिल्स अभी भी माहौल के लिए ख़तरनाक हैं। मिसाल के तौर पे जो टायर्स इन लैंडफिल्स में फेंके जाते हैं उन्हें टूट फूट में आने में तकरीबन 8 दहाइयाँ लगती हैं, यानी पूरे 80 साल। इतने तवील अरसे तक ये कीमती ज़मीन किसी बेहतर मकसद जैसे कि रिहेबिलिटेशन जोन्स, ग्रीन फार्म्स या एनर्जी कंजर्वेशन एरियाज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मसला सिर्फ टाइम का नहीं बल्कि स्पेस का भी है, क्योंकि एक टायर का 75% हिस्सा वॉइड यानी खाली होता है। इसीलिए जब हम इन्हें लैंडफिल में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह तो घेरते हैं, लेकिन हकीकी इस्तेमाल कम होता है। अगर हम इसी तरह टायर्स फेंकते रहे तो जल्द ही हमारे पास स्पेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ स्पेस ही मसला नहीं है,
पुराने टायर्स में कई किस्म के मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक और स्टील। यहाँ तक कि कैडमियम और लेड जैसे मेटल्स भी थोड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, और ये सब माहौल को आलूदा करने की ताकत रखते हैं। अगर कभी कोई लैंडफिल आग पकड़ ले तो ये ओल्ड टायर्स बहुत खतरनाक साबित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे टॉक्सिक गैसेस फिजा में शामिल हो जाते हैं, जो सांस के मसाइल जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और वक़्त के साथ साथ कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। सिर्फ फिजा ही नहीं बल्कि ज़मीन भी मुतासिर होती है। ये टायर्स ख़तरनाक केमिकल्स खारिज करते हैं जो सॉइल में जज़ब होकर ग्राउंड वाटर को आलूदा करते हैं, और वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। माहौलियाती ख़तरात के साथ साथ ये टायर ग्रेवयार्ड हालिया बरसों में कई बार ख़तरनाक फायर्स का शिकार बन चुका है। अप्रैल 2012 में कुछ स्क्रैप मेटल वर्कर्स ने जानबूझकर यहाँ आग लगा दी ताकि मेटल रिकवरी की जा सके। इस हादसे में तकरीबन 5 मिलियन टायर्स जल गए, और वो आग इतनी शदीद थी कि स्पेस से भी देखी जा सकती थी। फिर 2019 में एक और आग लगी, जिसे बुझाने में कई दिन लगे और बड़ी मिकदार में टॉक्सिक स्मोक फिजा में फैल गई। 2021 में एक और आग भड़की, और इस बार पोल्यूशन इतना ज़्यादा था कि करीबी इलाकों के लोगों को एवोकेट होना पड़ा। फायर फाइटर्स ने कई दिन अपनी जान खतरे में डालकर धुएं को कंट्रोल किया। अब जबकि बर्निंग और लैंडफिल डंपिंग दोनों ही वाज़ेह तौर पर माहौलियाती आफत बन चुके हैं, तो सवाल ये है, क्या इन टायर्स को रिसाइकल करना मुमकिन है? जाहिर है कि रिसाइकलिंग बज़ाहिर आसान लगती है, लेकिन इस सब की असल वजह यह है कि टायर्स के अंदर मौजूद हर कंपोनेंट जो इसे मजबूत बनाता है, वही इसे तकरीबन इंडिस्ट्रक्टिबल यानी नाकाबिले शिकस्त भी बना देता है। इसी बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि टायर्स कैसे बनते हैं और किन मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। टायर्स बनाने का अमल एक मरहले से शुरू होता है जिसे मिक्सिंग कहते हैं। इस मरहले में मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स, सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर को एक बड़े मशीन में मिक्स किया जाता है, जिसे बैनबरी मिक्सर कहा जाता है। ये मशीन तकरीबन 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है, जिससे तमाम अज्जा पिघल कर एक स्टिकी कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं, जिसे मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा मरहला यानी शेपिंग। इस मरहले में ये मेल्टेड रबर लंबी पट्टियों में बदली जाती है और रूलर से गुजारा जाता है ताकि अंदर मौजूद हवा के बुलबुले ख़त्म हो जाएं। फिर इन पट्टियों को ख़ास मिल्स की मदद से काटा और मुख्तलिफ शेप्स में डाला जाता है। तीसरा और आखिरी मरहला होता है बिल्डिंग द टायर्स। ये मरहला रबर की तहों को इनर लाइनर के गिर्द लपेट कर एक ग्रीन टायर बनाने से शुरू होता है। इस ग्रीन टायर को एक ड्रम शेप्ड मोल्ड में रखा जाता है, जहां हीट और प्रेशर के ज़रिए वल्कनाइजेशन का अमल किया जाता है। यानी वल्कनाइजेशन टायर को वो ड्यूरेबिलिटी, रेजिलियंस और स्ट्रेंथ फराहम करता है जिसकी वजह से वो इतने मजबूत होते हैं। टायर्स में कार्बन ब्लैक शामिल किया जाता है जो इनको काला रंग देता है, और जिंक ऑक्साइड इनकी हीट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इसी तरह सल्फर और दीगर केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं जो टायर्स को तो मजबूत बना देते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग को बेहद मुश्किल। यही वजह है कि जब ये टायर्स लैंडफिल्स में फेंके जाते हैं तो वो सॉइल और वाटर दोनों को जहरीले टॉक्सिन से आलूदा कर देते हैं। ये मसला ख़ास तौर पर कुवैत जैसे ममालिक में ज़्यादा शदीद है, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता इन लैंडफिल साइट्स के करीब पहुँच चुकी हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कुवैत की गवर्नमेंट ने हाल ही में कई मुस्बत इक़दामात किए हैं ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके। नाजरीन, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अलालिया में मौजूद पुराने टायर्स को एक नए मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा जो सऊदी बॉर्डर के करीब है। इस पुरानी टायर साइट को रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील किया जाएगा, जहां 25,000 नए घर बनाए जाएंगे ताकि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को हाउसिंग फराहम की जा सके।
اس اقدام سے نہ صرف ٹائر ڈسپوزل کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا بھی۔ کویت کی ہائی پاپولیشن ڈینسٹی کی وجہ سے ہاؤسنگ شارٹیج ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور العالیہ پروجیکٹ اس کے حل کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ حکومت نے 5 فیسلٹیز بھی قائم کی ہیں جو پرانے ٹائرز کو پروسیس، ریسائیکل اور ایکسپورٹ کریں گی، اور ان میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے ایپسکو گلوبل جنرل ٹریڈنگ ریسائکلنگ کمپنی، جو سالانہ 3 ملین ٹائرز کو ریسائیکل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انہیں کنزیومر پروڈکٹس میں تبدیل کر رہی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر پرانے ٹائرز کو ریسائیکل کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے سٹیل وائرز کو نکالنا جو ٹائرز کے اندر مضبوطی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے خاص مشینز استعمال کی جاتی ہیں جو سٹیل کو ربڑ سے الگ کرتی ہیں تاکہ دونوں کو الگ الگ ریسائیکل کیا جا سکے۔ اس کے بعد آتا ہے شریڈنگ کا مرحلہ، جس میں ٹائرز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کو کرمب ربر یا گرینیولز کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ضروری ہے کیونکہ اس سے ربڑ کی سرفیس ایریا بڑھتی ہے، جس سے آگے کی پروسیسنگ آسان ہو جاتی ہے۔ آخر میں کرمب ربر کو کلیننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود ڈرٹ، ڈسٹ یا سٹیل پارٹیکلز ختم کیے جا سکیں۔ جب یہ سب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ربر مختلف کنزیومر گڈز جیسے کہ ربر ٹائلز وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کویت ٹائر گریو یارڈ کا تعلق ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ملک مکمل طور پر اس ویسٹ پرابلم سے چھٹکارا پا لے گا یا نہیں، مگر حکومت اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان سے کم از کم امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ ایک دن یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کویت کے اس ٹائر ڈمپ یارڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔